मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको पोयम पढ़ाई थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस और आज चैप्टर 4 है एन इलीजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। एन इलीजी एक शोकगीत रिटन कहाँ लिखा गया है? इन कंट्री, गांव की, चर्चयार्ड का मतलब कब्रिस्तान में, गांव की कब्रिस्तान में लिखा गया ये शोक गीत है। ये मुझे बताना है। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द lee, the plowman hammered plods his weary way and leaves the world to darkness and to me। इसमें मैंने मैं बता रहा हूं कि ये कविता थॉमस ग्रे के द्वारा कंपोज की गई है और थॉमस ग्रे लंदन में 26 दिसंबर 1716 को पैदा हुए थे और उनके पिता एक बिजनेसमैन थे, ठीक, और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े। उन्होंने कई पोएम्स की रचना की, ठीक। उन्हीं में से एक इनकी कविता है एन इलीजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, और उसी में से कुछ पद्यांश, कुछ स्टैंजाज लिए गए हैं। जो मैंने पहला स्टैंजा भी पढ़ के बताया है कि द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू का मतलब होता है घंटी, टोल्स बजती, नेल करती हैं, संकेत करती हैं, पार्टिंग द डे, पार्टिंग माने विदा होने वाले, डे माने दिन की, यानी दिन का विदा होना, शाम के आने का संकेत करती है। तो कर्फ्यू टोल्स, कोर्ट सेज चर्च बेल्स आर रिंगिंग एंड अनाउंस करती हैं, नेल करती हैं एंड ऑफ द डे, समझ गए। और दिन के अंत का अनाउंस करती हैं। द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, लोइंग, लोइंग, लोइंग का मतलब होता है क्राइम करती हुई, रवाती हुई, हर्ड माने होता है पशुओं का झुंड, स्लोली चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, ओवर द ली का मतलब होता है का मतलब क्या है? या हर्ड ऑफ द मेटल रिटर्निंग गोइंग नॉर्थ फ्रॉम ग्रासलैंड, यानी ग्रासलैंड से रिटर्निंग होमवर्ड। कौन रिटर्निंग हो रहा है? लोइंग कैटल हर्ड आर रिटर्निंग। और कैसे रिटर्निंग कर रहा है? स्लोली आफ्टर ग्रेजिंग इन द ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में चुगने के बाद धीरे से रभाते हुए घर की तरफ पशुओं का झुंड लौट रहा है। और वाइंड स्लोली, हवा धीरे धीरे चल रही है। प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉड्स हिज वीरे वे, वीरे वे यानी प्लाउमैन लिखा है यानी फार्मर, वीरी वे यानी थका हुआ किसान प्लॉट्स करने के बाद, अपने खेत पे हल चलाने के बाद होमवर्ड की तरफ लौटता है। यानी कहने का मतलब टायर्ड फार्मर्स इज रिटर्निंग होमवर्ड आफ्टर प्लाउजिंग देयर फील्ड एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस। अब केवल वहां कब्रिस्तान में केवल क्या है? डार्कनेस है। एंड टू मी, और कभी कहता है मैं हूं, यानी कहने का मतलब डार्कनेस इज इंक्रीजिंग एंड पोएट फाइंड ऑल एलोन इन द, पाता है बिल्कुल अकेला पाता है। एक्सप्लेनेशन
church bells are ringing bells announce end of the day. Tired farmer is returning homeward, नहीं, lowing herd, यानी lowing herd का मतलब रभाते हुए, lowing cattle herd are returning, या lowing cattle herd is returning slowly after grazing in the grassland. Wind is blowing. Tired farmer is returning homeward after ploughing their fields. Darkness is increasing and could find all alone in the country churchyard. ठीक, दूसरा सेकेंड स्टैंजा देखिए. Beneath those rugged elm that you trees shade, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefather of Hamlet sleep. Beneath माने होता है अंडर. Beneath का मतलब क्या होता है? अंडर. ठीक. Those rugged का मतलब रफ, उबड़ खाबड़, elm से, elms पेड़ का नाम है, and that yew trees, yew होता है सदाबहार, trees पेड़, shade माने छाया. ठीक. तो कहने का पोर्ट से कवि कहता है कि इन लोगों की the graves of your forefather of small berries are कहां पर है? Under the rugged elms, rough elm or shade of, या under the shade of yew trees. समझ में आ गया कि इन गरीब गांव के लोगों की कब्र कहां पर है? rugged, under the rugged elm trees or under the shade of yew trees, where heaps the turf in many a mouldering heap. यानी इन कब्रों के ढेर की जो मट्टी क्या हो रही है? मॉल्डरिंग हो रही है. द लूज ऑफ द ग्रेव्स, द अर्थ ऑफ दीज ग्रेव्स आर मॉल्डरिंग हो रही है, आर लूज है. वेयर हीप्स द टर्फ, और हीप्स उगी हुई है. टर्फ का मतलब वाइल्ड ग्रास. कहने का मतलब वाइल्ड ग्रास आर ग्रो, या वाइल्ड ग्रास रोज ऑन दीज ग्रेव्स. इन ग्रेव्स पर क्या उगी हुई है? वाइल्ड ग्रास. अथवा हम ऐसे कह सकते हैं वाइल्ड ग्रास कवर्ड दीज ग्रेव्स. ईच इन हिज नैरो सेल, नैरो माने सकरी, शेल माने कब्र में, एवर लेड हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं. र्यूड माने नेग्लेक्टेड कर दिए गए हैं. अनपढ़ लोग जो है ना, नेग्लेक्टेड कर दिए गए हैं. फोर फादर ऑफ हेमलेट स्लीप, हेमलेट का मतलब स्मॉल, स्लीप माने सोना. कहने का मतलब ये है, पोर्ट सेज द graves of your forefather of small village are under the rough elms tree, or under the shade of yew trees. The earth of these graves are loose and broken. Wild grass covered these graves. The poor forefather of small village are laid forever in these narrow cell, या narrow grave. आगे इनको एक्सप्लेन कर दीजिए. तीसरा है the breezy call of incense breathing more, the shallow twittering from the straw-built shade,
The cock-shrill clarion or echoing horn no more shall rouse them from their lollygag. ब्रीज का मतलब सुगंधित। कॉल ऑफ इंसेंस सुगंधित, स्वीट ब्रीथिंग माने हवा। मौन सुबह चल रही है, कैसी शीतल मंद सुगंध हवा सवेरे के टाइम में चल रही है। शैलिश टर्टरिंग फ्रॉम द एक्स्ट्रा बिल्ट शेड, और शैलो होता है अवाबील पक्षी। वो क्या कर रहा है, वो भी चहचहा रहा है, वो भी ट्विटरिंग कर रहा है। कहाँ से ट्विटरिंग कर रहा है? फ्रॉम देयर नेस्ट से कर रहा है, अपने घोंसलों से कर रहा है। और घोंसले वो काहे से बने हैं? एक्स्ट्रा बिल्ट, मेड ऑफ एक्स्ट्रा, जो घास के बने हुए। कॉक्सरेल क्लेरियन, और मुर्गे की क्लेरियन जानते हो, बांग, और श्रेल माने तेज बांग। और इकोइंग हॉर्न अथवा इकोइंग हॉर्न माने शिकारियों की बिगुल्स क्या कर सकते हैं, जो बजाते हैं। उनका भी इन पर जो बरीड किए गए हैं पुअर फोर फादर ऑफ स्मॉल विलेज, कोई प्रभाव नहीं है, ये भी नहीं उड़ा सकते हैं। कहने का मतलब नथिंग विल अराउज देम फ्रॉम देयर साउंड स्लीप। एक्सप्लेन देखिए। पोर्ट सेज the poor forefather of small village are taking permanent rest in the simple graves. Sweet wind, sweet, fresh and sweet wind is blowing in the morning. The swallow twittering from their nest made of straw. Cock's cry is meaningless. And hunters बिगुल्स, हंटर्स क्या करते हैं? बिगुल्स blows बिगुल्स to collect the hunters, but nothing can arouse them from their sound sleep. मैंने 3 इसके स्टेंजा बता दिए हैं, आपको तीनों का एक्सप्लेनेशन करना है। 2 स्टेंजा बचे हैं, वो कल बताए जाएंगे।